की वबा पूरी दुनिया के लिए दोहरी अजियत का बायस बन चुकी है। मौत के खौफ ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में जिंदगी मफलूज बना रखी है। लॉकडाउन और पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही इसी लॉकडाउन की वजह से लोग इस्तिराब का शिकार हो रहे हैं। माशी मुश्किलात के बायस अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी भी मार्केट्स और दुकानें खोलने के लिए बार बार हुकूमत से अपीलें कर रही है और दुनिया के कई ममालिक में तो लोगों ने जो है वो लॉकडाउन के खिलाफ बाकायदा एहतजाज शुरू कर दिया। अमेरिका की कई रियासतों में इन्हीं पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। 5 दिन पहले बांग्लादेश में हजारों मजदूरों ने भी एहतजाज किया था और 3 हफ्ते कबल फिलिपाइन में भी लोग पाबंदियां तोड़कर सड़कों पर आ गए। अब कोरोना लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान में भी मज़ाहमत नजर आ रही थी। पाकिस्तानी की जो माशी शहरग है उसकी बंदिश से पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा था और अब ताजिर बिरादरी के इसरार और मुश्किलात ने सिंध हुकूमत को लॉकडाउन की पाबंदियां नरम करने पर मजबूर कर दिया। कई सनतों और मक्कों को मशरूत तौर पर खोलने की इजाजत भी दी। हुकूमत ने ताजिर रहनुमाओं की मशावरत से प्लान मुरत्तब किया है, जिसमें कराची के तिजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन किया गया। हर दर्जे में शामिल शोबा हफ्ते में 2 रोज के लिए खोला जाएगा। प्लान के मुताबिक पहले दर्जे में 4, दूसरे में 4 और तीसरे दर्जे में 5 शोबे शामिल होंगे। बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे के लिए खोली जाएंगी। ताजिरों की जानिब से गुज़िश्ता 1 हफ्ते से दुकानें खोलने का अल्टीमेटम दिया जा रहा था। बार बार कहा जा रहा था कि हुकूमत लॉकडाउन में तौसीक करे या ना करे, हम हर सूरत में 15 अप्रैल को दुकानें खोलेंगे। इसके बाद कमिश्नर कराची और हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर ताजिरों ने डेडलाइन में तौसीक कर दी और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और अब 6 दिन बाद सूबाई हुकूमत ने ताजिरों के मुतालबे पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। अच्छी बात है कि ताजिरों और सिंध हुकूमत में मामलात तय पा गए, लेकिन सवाल यह है नाज़रीन कि इन SOPs और हिफाजती इक़दामात को यकीनी कैसे बनाया जाएगा, जिसके तहत सनतों और दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई, क्योंकि खुद ताजिर भी कह रहे हैं कि इन शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है। पता चलो जो SOPs जो है ना वो 100% कोई तोरम खां भी जो है इस पर अमल दरामद नहीं करा सकता, चाहे वो कराची हो चाहे वो पूरा पाकिस्तान हो। हम उसमें बेहतर कर सकते हैं उसको, अगर 80-90% भी हम उसमें कामयाब होते हैं तो बहुत बेहतर है। मुतफिका प्लान पर अमल से पहले ही ऐसे बयानात से ये परेशानी पैदा हो रही है कि लॉकडाउन में ये नरमी अवाम के लिए किसी नई परेशानी का बायस न बने, क्योंकि कोरोना के अदाद-ओ-शुमार के लिहाज से मुल्क में हालात पहले से कई गुना ज्यादा खराब हो चुके हैं। ताजिरों और सूबाई हुकूमत इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर इत्तलात नासिर शाह साहब, ताजिर रहनुमा जमील पराचा साहब। पराचा साहब, आप मुझे ये बताइए कि वज़ीर आला सिंध से आपकी अब दोबारा कोई मुलाकात हुई? जो पिछले हफ्ते तो लग रहा था कि बात बढ़ रही है मुलाकात में, तो अब सूरत हाल क्या है? क्यों आपको कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा या हुकूमत सिंध देने में कामयाब नहीं हो पाई है? अब आपका अगला लाहेमल क्या होगा? जी देखिए, आज हमें पता ये चला है कि वो CM साहब ने आज SOP बना के भेजनी थी। आज CM साहब ने SOP बना के शायद भेजी है या नहीं भेजी है, हमें इसका इल्म नहीं है। ये नासिर शाह साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। अब ये कब तक सिलसिला होता है, क्योंकि जिस दिन हमने ये ऐलान किया था कि हम मार्केटें 15 तारीख से खोलेंगे, उस दिन से लेके आज तक ये 5 दिन मजीद गुजर चुके हैं। आज 20 तारीख है, अब लोगों में दम नहीं है। आज भी लोग तमाम के तमाम मार्केटें खोलने के लिए तैयार थे और बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया है। तमाम लोगों को जो मार्केटें खोलने के लिए तैयार थे, हमने उनसे 12 यही कहा कि अभी कुछ रुक जाएं। हमने तो बताया था कि हमारे पास अब 12-24 घंटे भी नहीं है कि हम लोगों को रोक सकें। लोगों के घरों में फाकों का आलम है, लोग जो है परेशान हो चुके हैं। लोग इस कदर इंतहाई परेशान हैं कि लोग घरों के नीचे आके जमा हो रहे हैं और बता रहे हैं लोग कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है, अब खुदा के लिए जल्दी से जल्दी मार्केटें खुलवाएं, हम खोल लेंगे। इसके लिए लोग अब अपने हर तरीके कार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। जी अच्छा, तो नासिर शाह साहब सर ये बताइएगा कि ये तो बड़ा इमीडिएट बेसिस पे होना था, फिर वो भी नहीं हुआ। इनके तो यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, भूख के लाले पड़े हुए हैं सर। तो SOP शायद आज जानी है, पता नहीं गई है नहीं गई, तो सर इनके मामलात कब हल करवाएंगे? जी, चीफ मिनिस्टर साहब की भी मुलाकात हुई है सबसे, और उसके बाद जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उनकी भी मीटिंग्स हुई हैं और SOPs काफ़ी हद तक बना दिए गए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब बहुत जल्द इनका परमिशन देंगे। उनके साथ मीटिंग है एक मेरे ख्याल में कल रखी हुई और उसके बाद हमें पूरा एहसास है और ये जाहिर है बहुत ज़्यादा परेशानी में है
इनके सारे जो दोस्त हैं हमारे ताजिर बिरादरी या जो भी इनसे मुंसलिक हैं, उनका मुकम्मल तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब को भी, सिंध गवर्नमेंट को एहसास है। लेकिन इस वायरस की वजह से हमें कुछ दुश्वारियाँ और पेचीदगियाँ हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। सर, ये वही मुलाकात है जो कि हफ्ते के रोज होनी थी और जिसके बाद आगे का लाहेअमल तय होना था। आप उसी मुलाकात की बात, क्योंकि प्राचा साहब कह रहे हैं हमारी तो कोई मुलाकात नहीं हुई ऐसी। जी बिल्कुल मुलाकात हुई है और मेरे ख्याल में प्राचा साहब भी थे उस मीटिंग में। सब ही ताजिर तंजीमें और दीगर जो स्टेक होल्डर्स नहीं, 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है जी। अच्छा ठीक है, 3 दिन पहले वाली मुलाकात हुई है, बिल्कुल ठीक है। चले जी शाह साहब। जी बिल्कुल हुई है, जिसमें मुकम्मल तौर पर खुलकर सारी चीज़ें सामने आई थी। सीएम साहब ने भी जो खदशात थे वो भी इनके साथ शेयर किए थे और इन्होंने भी अपनी सारी चीज़ें बताई जिनका हमें मुकम्मल तौर पर एहसास है। और इंशाल्लाह फौरी तौर पर मरहलेवार ये कारोबार जो है खुलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन SOPs के साथ। और दीगर रिलीफ की बात भी हुई थी, जो SRB के टैक्सेस हैं या एक्साइज के टैक्सेस हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। और जो लोन छोटे ताजरों को इंटरेस्ट फ्री सिंध गवर्नमेंट अरेंज करके देगी वो भी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की है, फेडरल गवर्नमेंट को भी CM साहब ने, कि इनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये इशू हल हो। ये बिल्कुल इनका जेन्युइन इशू है और इसमें हम इंशाल्लाह इनकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक। प्राचा साहब, आपके लिए काबिल कबूल हल क्या है इसका? देखिए, काबिल कबूल हल ये है कि हमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर खुदारा ये करके दीजिए, वरना अब हम लोगों को नहीं रोक सकेंगे। लोग दुकानें परसों से दुकानें खोलने को आमादा हैं। हमने बड़ी मुश्किल से आज भी रुकवाया है, कल का दिन हम बड़ी मुश्किल से रुकवाएंगे, क्योंकि लोगों के घर पे भूख अफलास का शिकार हो चुके हैं। भूख नाच रही है, लोग परेशान हैं, उनके घरों पे राशन खत्म हो चुके हैं। छोटे ताजिर का हाल बद से बदतर होता चला जा रहा है। और उस पर आपको एक और बात बताऊं कि एक जो ज्यादती आज बहुत ज्यादा हो रही है कल से, कि डबल सवारी पर लेडीज के साथ भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जो ताजिर जो भी घर से निकलते हैं वो डबल सवारी पे उनसे 550 रुपए का चालान काट के दे दिया जाता है, जबकि उनकी जेबें खाली हैं, उनकी मोटरसाइकिलों की हवा निकाल दी जाती है। इस चीज को खुदारा खत्म करें। लोग कम से कम अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने किसी को डॉक्टर्स के पास तो ले जाने के काबिल रह जाएं। ये बिल्कुल ऐसा ना करें कि लोग जो है ना परेशान होकर सड़कों पर निकल आए। अच्छा चले शाह साहब, जरा एक मसला और उन्होंने इसकी निशानदही की है प्राचा साहब ने, कोई इसका हल है? अगर है तो बता दें सर, फिर इस गुफ्तगू को यहाँ पे समेटें। देखिए, हमारा कहने का मकसद, ये सारी चीज़ें करने का मकसद जो है वो सबको बचाना है इस वायरस से। और ये इस वक्त तक भी जो ये अमल हुआ है, इसमें मैं ताजिर रहनुमाओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें इसमें बहुत सपोर्ट भी की है और इनकी मावनत भी रही है। डबल सवारी की जो बात थी उस पर पाबंदी आयद है, लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई फैमिली साथ है, खातून साथ है, तो उस पर इस तरह का कहा गया है, जो इन्फोर्सर हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, पुलिस है, रेंजर्स है या दीगर जो लोग हैं, कि वो ख्याल रखेंगे। हमारा कहने का ये सब चीज़ें करने का मकसद है कि एक मिनट सुन लें कि खामखा लोग ना निकलें। अच्छा, ये जो चालान की बात की है प्राचा साहब ने, इस पर बिल्कुल नोटिस लेते हैं, इस पर नोटिस लेते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट देखिए, वो ठीक है, आपकी बात आ गई, मैं सिर्फ बताऊँ, आपने पॉइंट अपना रख दिया प्राचा साहब। अब वो कह रहे हैं कि आपका नोटिस में ले आए हैं तो इस पर काम होगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ अली भाई के CM साहब ने वाज़ेह तौर पर ये हिदायत दी है कि किसी का चालान नहीं होगा, किसी की मोटरसाइकिल जो है बंद नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर खातून फैमिली साथ है तो उनको वैलिड रीज़न के साथ जाने दिया जाएगा। और जो खामखा निकले हैं उनका भी बता रहा हूँ कि उनको कोई वैसे सज़ा नहीं दी जाएगी। सिर्फ ये होगा कि जो 2 जने हैं, एक को उतार कर बिठा दिया जाएगा, उसका मोबाइल भी मोटरसाइकिल वाले को दे दिया जाएगा और 1 घंटा बिठाने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा कि अब जाए वॉक करे, कोई सेहत वहत उसकी ठीक रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि लोग खामखा ना निकले, घरों पर रहें, वायरस से बचें। कोई शौक नहीं है कि लोगों को ट्रबल्स में डालें।
अच्छा साहब, आखिर में कोई टाइमलाइन दे सकते हैं आपके ताजरों का इशू कब तक सॉल्व हो जाएगा? दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मान रहे हैं, दुनिया भर जो है वो लॉकडाउन की वजह से मईशत खराब हो चुकी है, परेशान है। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इनका मसला हल होगा और कुछ कारोबार को इजाजत दे दी जाएगी मरहलावार SOPs के साथ। जी, वो तो कह रहे हैं प्रधान साहब के परसों शायद हो सकता है कि कंट्रोल में ना रहे सूरत हाल और उनके लोग दुकानें खोलें, तो परसों से पहले यानी कल की डेट में कोई तवक्को है? सर हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रधान साहब आपने वक्त दिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आगे बढ़ते, दुनिया के 24 लाख अफराद कोरोना के मरीज बन चुके, 1,66,000 की जान जा चुकी है। दुनिया भर के मरीजों की 32% तादाद अमेरिका में है। यहाँ कोरोना के कंफर्म केसेस की तादाद 7,70,000 से ज्यादा है। 41,000 के करीब अमरीकी कोरोना की वजह से हलाक हो चुके। दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क नाज़रीन, बड़ी फौजी मशीनरी रखने वाला मुल्क, एक नजर ना आने वाले वायरस के सामने बेबस हो चुका है। अमेरिका का न सिर्फ बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है, बल्कि कोरोना की वजह से अमेरिका की माशी बालादस्ती भी खतरे में पड़ चुकी है। कि सोचिएगा कि अमेरिका के बजाय अब चीन को एक मुतबादिल आलमी और माशी ताकत के तौर पर जा रहा है। चीन मईशत राय दे रहे हैं कि आलमी सतह पर चीन अमेरिका की जगह ले सकता है और इसकी वजह यह है कि चीन कोरोना को शिकस्त दे चुका है, वहां माशी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, जबकि अमेरिका में माशी सरगर्मियां रुकी हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से 2,20,00,000 से ज्यादा अमरीकी बेरोजगार हो चुके। बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीका बिल्कुल गैर हाजिर है और इस वक्त सिर्फ चीन ही इस काबिल है कि यह खुद कर सके। की वजह से चीन की मईशत को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन इस पर काबू पाने के बाद अब यही कोरोना चीनी मईशत को फायदा भी पहुंचा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में तिब्बी सामान की तलब बढ़ चुकी है और इस वक्त एक ही ऐसा मुल्क है जो तलब के मुताबिक तिब्बी सामान फराहम कर सकता है, जहां की इंडस्ट्री ने पैदावार भी शुरू कर दी है और इस मुल्क का नाम है चीन। अमेरिका को भी बदलते माशी और सियासी हालात का अच्छी तरह से अंदाजा है और यही वजह है कि अमेरिकी सदर का रवैया चीन के हवाले से धमकियां में होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तहकीकात करेंगे कि वायरस गलती से फैला कि चीन ने जानबूझकर फैलाया। अगर साबित हो गया कि चीन ने दानिस्ता तौर पर वायरस फैलाया है तो इससे नताइज का सामना पड़ेगा। कि सदर की धमकी के पीछे इस शक का हाथ है कि कोरोना वायरस चीन की किसी लेबोरेटरी में तैयार किया गया। हालांकि अमरीकी इदारे बराए अमराज इन्फेक्शन और एलर्जी के डायरेक्टर डॉक्टर फाउची इन कयास आराइयों की तरदीद कर चुके हैं। इसके बावजूद अमरीकी सियासतदान अरकान कांग्रेस चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इससे बदला लेने के मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा किया जाएगा, इसे सजा दिलवाई जाए। मईशत पर कोरोना के असरात का मुकाबला करने के लिए अमरीका ने $2,000 अरब का इमदादी पैकेज दिया। बैनुल अक़वामी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इससे अमरीकी कर्ज में भी इजाफा हो जाएगा और डॉलर पर दुनिया का एतमाद भी कम होगा। इस वक्त अमरीका $24,000 अरब का मकरूज है। चीन ने भी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसकी सूरत में अमेरिका में $1,000 अरब के करीब सरमायाकारी कर रखी है। जब भी तो अमेरिका सियासतदान चीन पर इल्जाम लगा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि चीन सजा के तौर पर की कर्जे माफ कर दे। कोरोना एक नजर ना आने वाला दुश्मन है। ये रंग, नस्ल, मजहब या कौमियत देखकर हमला नहीं करता। इस वजह से कोरोना के खिलाफ जंग भी रंग, नस्ल और मजहब की तकरीफ में पड़े बगैर हल करना होगी। कोरोना अमेरिका और चीन के लिए मुश्तरका खतरा है नाज़रीन, लेकिन अमेरिका चीन के साथ मिलकर खतरे का मुकाबला करने की बजाय चीन के खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि कोरोना ने अमेरिका की सियासी और माशी बालादस्ती को खतरे में डाल दिया है। जंग सिर्फ कोरोना की नहीं है, ये जंग जो है वो दुनिया में अपने तसल्लुत को जमाए रखने की। एक वक्फा लेंगे, वक़्त करेंगे कि क्या वाकई ही जो सदक़े का पैसा होता है वो सदका लेकर आगे बांटने वाला शख्स अपने इस्तेमाल में ला सकता है। बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, दुनिया में जितने भी ममालिक ने कोरोना का जोर तोड़ा है, इसके लिए उन्होंने 4 बुनियादी काम किए थे। सबसे पहले टेस्टिंग की सलाहियत में इजाफा किया, समाजी फासलों को यकीनी बनाया, सूरत हाल का दुरुस्त तज्जिया और फिर फौरी और भरपूर जंगी बुनियादों पर इक़दाम किए। और चीन का हमसाया मुल्क ताइवान, आइसलैंड और जनूबी कोरिया ने कोरोना को लगाम डालने के लिए यही चारों काम किए थे। लेकिन हमारे यहाँ नाज़रीन मामला बिल्कुल उल्ट हो रहा है। हमारे पड़ोसी ईरान और चीन में कोरोना की वबा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन हमने आराम से बैठकर ही मुनासिब समझा कि हम इसको बड़े आराम से देखेंगे, गौर करेंगे और बाद में कुछ काम करेंगे।
26 फरवरी को मुल्क में कोरोना दाखिल हुआ, लेकिन हम कहते रहे कि कोई परेशानी की बात नहीं है और बजाय सख्त इकदाम के तुफ्तान और डीआई खान के करंटीना में बदतरीन बदनज़मी सामने आई, लेकिन हमें फिर भी एहसास नहीं हुआ और रही सही कसर वो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के 1 महीना ताखीर से किए जाने वाले फैसले, बल्कि एक मुबहम फैसले ने कर दी। और सबसे अहम काम यानी टेस्टिंग की सलाहियत में इतना इजाफा ना हो सका कि जितनी उसकी जरूरत थी। 2 माह गुजरने के बाद भी कोरोना टेस्टिंग जरूरत से कई गुना कम हो रही है। हम पहले दिन से ही टेस्टिंग सलाहियत में इजाफे पर संजीदगी से काम शुरू कर देते तो पाकिस्तान में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता था, क्योंकि नाज़रीन इसके बगैर हुकूमत मसले की सतह का दुरुस्त तयन ही नहीं कर सकती। क्या इकदाम करने हैं, किस पैमाने पर करने हैं, इसका फैसला भी तभी मुमकिन है जब हुकूमत के पास दुरुस्त अदाद शुमार हो। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ अंदाजों से काम नहीं चलता। कोरोना की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म का क्या अंदाज था और क्या अंदाजे थे, वो सुनते हैं और फिर देखते हैं कि हालात असल में हैं क्या। अब वज़ीर आज़म का कहना है कि कोरोना से अमवात तवक्को से कम हुई हैं और साथ ही उन्होंने मजमूई केसेस की मुमकिना तादाद में कमी का जिक्र किया, लेकिन आलमी तौर पर जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक और तबाहकुन है। 2 हफ्ते कबल वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया जा चुका है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान की 14% आबादी को मुतासिर कर सकता है, यानी 3 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना का मर्ज हो सकता है। सूरत हाल यह है कि पहले तो हुकूमत ने लॉकडाउन के फैसले में ताखीर की और जो लॉकडाउन किया गया वो भी नामुकम्मल था और 20 दिन बाद इसमें भी नरमी कर दी गई। और अब इस नरमी के क्या नताइज निकल रहे हैं, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं कि लॉकडाउन के पहले दिन 24 मार्च को कोरोना के 1000 केसेस थे और 20 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को इनमें तकरीबन 5000 का इजाफा हुआ और ये केसेस 5950 हो चुके। लेकिन फिर भी 14 अप्रैल को हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया। कई सनतों और कारोबारी सरगर्मियों को काम की इजाजत दी गई, लेकिन इस नरमी ने कोरोना की फैलती आग के लिए तेल का काम किया और सिर्फ नाजरीन 6 दिनों में इन केसेस में 2500 का इजाफा हो चुका है, यानी 20 दिन में 5000, जबकि नरम लॉकडाउन जब किया गया तो 6 दिनों में 2500 केसेस का इजाफा। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उससे आप खुद अंदाजा लगा लेंगे अगले 5-6 दिनों में हम कहां पहुंचेंगे। इसके बाद ये तादाद 8418 हो चुकी है। लॉकडाउन में नरमी के बाद सिर्फ केसेस की रफ्तारी में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि अमवात की शरह में तकरीबन 3 गुना इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना से पहली मौत 17 मार्च को हुई थी और 14 अप्रैल को अमवात की कुल तादाद थी 107, यानी एक दिन में तकरीबन 4 हलाक थे। लेकिन अब सुनिएगा, लॉकडाउन में नरमी के बाद यह शरह एक दिन में 11 से ज्यादा हलाकतों पर जा पहुंची और सिर्फ 6 दिनों में 69 अमवात का इजाफा हुआ। सिर्फ आज के दिन कोरोना के 17 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं और लाहौर, कराची जैसे इन बड़े शहरों में अहम तरीन शहर जो है वो कोरोना का मरकज बन चुके हैं। इस वक्त लाहौर के केसेस मुल्क की केसेस के 22% है, जबकि कराची में कोरोना के मरीज कुल तादाद जो है वो 15% है। सिंध में होने वाली 61 अमवात में से 57 जो है उनका ताल्लुक कराची से है और कराची का इलाका लियारी तो कोरोना का गढ़ बन चुके हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में कराची के इलाके लियारी में कोरोना के 67 केसेस सामने आए ना। पंजाब में कोरोना से 42 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। हलाकतों के एतबार से खैबर पख्तूनख्वा से सबसे आगे है। इस वक्त इस सूबे में कोरोना से अमवात की तादाद 67 हो चुकी है और जैसे जैसे हालात गुजर रहे हैं कोरोना की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। और जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि अब कोरोना के ज्यादातर केसेस बाहर से आने वालों से फैलने की बजाय मकामी तौर पर मुंतकिल हो रहे हैं। सूरत हाल मुसलसल गंभीर होती जा रही है और इस परेशान कुन सूरत हाल में हुकूमत के सर पर एक और जिम्मेदारी भी आन पड़ी है और वो है रमजान में इबादत, जिस पर गुज़िश्ता कई दिनों से उलमा और हुकूमत के दरमियान बातचीत हो रही थी। आज इस हवाले से मामलात भी तय पा चुके। हुकूमती इक़दाम तो पहले ही कोरोना के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। अब मसाजिद में हिफाजती इंतजामात कैसे यकीनी बनाए जाएंगे? वबा के दिनों में महफूज इबादत हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा और जबकि हुकूमत की जानिब से कहा भी जा चुका है कि मई के महीने में कोरोना अपनी बुलंदियों पर होगा, तो फिर इसके इक़दामात में मजीद सख्ती होनी चाहिए थी। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। क्योंकि हम पीक के करीब जा रहे हैं और नरमी करते जा रहे हैं लॉकडाउन, यानी अब मई का महीना और रमजान का महीना दोनों आ रहे हैं। रमजान तकरीबन मई के पूरे महीने में चलेगा और हुकूमत की क्या तैयारी है, कोरोना के मुसलसल संगीन होते मामले से कैसे निपटा जा सकता है, बात करेंगे। हमारे के 2 नाम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब और डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। डॉक्टर अताउर रहमान साहब,
सर पहले तो यह बताइएगा कि अब जो ट्रेजेक्ट्री मैंने बताई है इसमें इजाफे का खदशा है, नंबर यही बता रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन नर्म होता जा रहा है। इस नरमी की वजह से जो बढ़ रही है तादाद, ये मजीद कितना और आगे जा सकती है? और स्पेसिफिकली रमजान में सर इबादत के सिलसिले में जो इज्तिमात होंगे, तरावी के सिलसिले में हो या फिर जुमे की नमाज के लिए हो या फिर आखिर में ईद की नमाज हो, उससे कितना खदशा पैदा हो सकता है कि जब लोग एक जगह पर जमा होंगे तो इसमें मजीद इजाफा होगा, इसके फैलाव में इजाफा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये एक बहुत बड़ा तूफ़ान है जो आ रहा है और इसको रोकने का जो इस वक्त वाहिद तरीक़ा है वो यही है कि हम एक दूसरे से फासला रखें। अब हुकूमत के सामने ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। अगर बिल्कुल कम्प्लीटली लॉकडाउन करते हैं जैसे कि चाइना ने किया तो फिर जो गरीब अफराद हैं और करोड़ों की तादाद में हैं, ये भूख से मरने शुरू हो जाएंगे और ये सड़कों पे आ जाएंगे। अगर लॉकडाउन नहीं करते और खुला रखते हैं तो ये बीमारी जो है और तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि इस तरह का वायरस आज तक देखा नहीं है हमने जो इतनी तेज़ी से फैलता हो और इतनी आसानी से फैलता हो। और साइंसदान परेशान है इस वक्त दुनिया भर में उसको समझने में कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और किस तरीके से इससे लड़ा जा सकता है। तो ये दो अलग अलग रास्ते हैं। एक, अगर आप कंप्लीट लॉकडाउन करते हैं तो फिर लोग भूख और अफलास से मरना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लॉकडाउन नहीं करते तो फिर कोई इस हवाले से कोई कैलकुलेशन है, एस्टिमेट? मैं यहाँ पे पैनिक नहीं फैलाना चाहता, लेकिन नंबर्स की ये ट्रेजेक्ट्री देखते हुए कि कितने बड़े पैमाने पे मिड मई या एंड ऑफ मई में इतने लोग मुतासर हो सकते हैं, कुछ अंदाजा या कुछ कैलकुलेशंस हैं आपके पास सर? जी, ये असल में बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है कि किस हद तक हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। अगर हम नहीं रखते, और मुझे बहुत फिक्र है इस बात की, ख़ास तौर पे बहुत से शहरों में मैं देख रहा हूँ टीवी पे आ रहे हैं लोग मिल रहे हैं, कोई ख़ास मास्क नहीं पहन रहे और शॉपिंग को जा रहे हैं, तो अगर इस तरह का हाल रहा तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब ये कि रोज़ाना कई सौ फिर कई हज़ार अमवात का भी मुमकिन है रोज़ाना हो और ये बहुत ज़्यादा फैल जाए। अगर आपने ये सोशल डिस्टेंसिंग रखी और तो फिर इस पर काबू किया जा सकता है। तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत अलार्मिंग बात आप कर रहे हैं। अब्दुल बारी साहब, डॉक्टर बारी साहब, सर मुझे ये बताइएगा, अब जो कि दूसरा मौजू था हमारा कि रमजान में एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी इबादत के सिलसिले में, तरावी है, नमाज जुमा है, दीगर ऐसी इबादत हैं, सर वो सोशल डिस्टेंसिंग की नफी होगी वहां पर। तो सर कोई एसओपी जो बनाई गई है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन एक्सपर्ट, आपको लगता है वो काबिल अमल एसओपी है कि नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला होगा, फिर वो जो गेट होता है उसमें से गुजर के जाएंगे, उन पर स्प्रे होगा? इसके अलावा मजीद एडिशन हो सकती है कि इबादत भी हो जाए और खतरा भी ना हो कि कोई इन्फेक्ट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और ये देखें, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को उस पर मुकद्दम किया जाता है, और यहाँ पर जैसे ये कोरोना का वायरस का था, इसके ऊपर डॉक्टर्स के जो तजवीज़ होती है, डॉक्टर्स की एडवाइस के ऊपर जो है ना उसको तो फौकियत देनी चाहिए थी। लेकिन ये इसमें बड़ा क्लियर है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना वो करें। हमारी कौम बहुत जज्बाती कौम है, मुझे नहीं लगता कि जो वो रखी है एसओपी बनाई गई है उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो, हम लोग बहुत ही अपने मज़हब के बहुत नज़दीक हैं और रमज़ान की जो बरक़ात होती हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग होंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। नमाज जब शुरू हो जाएगी और उसके बाद लोग जो देर से आएंगे वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। और इसमें जो है ना इस वक्त जो डॉक्टरों से जो बातचीत चल रही है, जो लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ बात आ रही है, लोगों को बहुत ही तशवीश है और बहुत तशवीश कर रहे हैं कि इसकी एसओपीज़ पे ऊपर अमल नहीं कर सकते। देखें, एक दफ़ा जमात शुरू हो गई और तरावी शुरू हो गई, लोग पीछे से आ गए तो उसको कौन रोकेगा? कोई भी नहीं रोक सकता। ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके ऊपर जो है ना तशवीश बहुत ज़्यादा है। सारे डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी जान को, उन्होंने अपने आप को, क्योंकि उनका मिशन है, उनका ये एक मसीहा की लोगों की खिदमत करनी है, इन सब को बहुत तशवीश है कि जब ये बढ़ेगा, वैसे ही हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है और ये लॉकडाउन करने से ये एटलीस्ट ये हुआ
स्लो डाउन हो गया था तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे थे तो उनको हम संभाल सकते थे, लेकिन एकदम जब ये चीज़ें आएंगी तो मुझे बहुत तशवीश है, और मुझे क्या हर एक को तशवीश है, और हर एक को तशवीश है। यहाँ लोग ये भी कहते थे कि हमने ओथ लिया है कि हम खिदमत करेंगे, लेकिन हमारे घर वालों ने ओथ नहीं लिया। हम सब लोग अपनी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, अपने बड़ों से दूर रहते हैं, ताकि हम तो बहुत ज़्यादा फ्रंट लाइन। और ज़रा बात जो डॉक्टर अताउर रहमान साहब से करना चाह रहा हूँ वो है लॉकडाउन के हवाले से। अच्छा अताउर रहमान साहब, ये जो लॉकडाउन के अंदर एक कंफ्यूजन था कि जी ये स्मार्ट लॉकडाउन है या ये पार्शियल लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन है, सर लॉकडाउन कैसा होना चाहिए था? और क्या ये जो एक कंफ्यूजन था कि लॉकडाउन की शक्ल क्या होगी, ये पंजाब में भी रहा, सिंध में भी, पूरे मुल्क में रहा, इससे भी नुकसान हुआ, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ा? जी, इसके अंदर असल में 4 अहम पहलू हैं इस पूरे जंग में जो हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे पहले टेस्टिंग, और टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर। इस वक्त हम कोई 24-25 मशीनें हैं पूरे मुल्क में, और हम कोई 7,000 साढ़े 7,000 टेस्ट कर रहे हैं। हमें कम से कम ये इन मशीन्स की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 20,000 टेस्ट रोज़ाना कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ 30% कैपेसिटी पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी PCR मशीन मुल्क के अंदर हैं। हमें चाहिए कि 50,000 से लाख टेस्ट करें, और सिर्फ उन्हीं पे ना करें जिनके ऊपर शुबा है, बल्कि एक जनरल टेस्टिंग भी करें ताकि अंदाज़ा हो कितने % लोग मुब्तला हो गए। सो सबसे पहले टेस्टिंग है, फिर आइसोलेशन है उन लोगों की, क्वारंटाइन। तीसरा जो है ट्रेसिंग, उसमें बहुत कमज़ोर है कि कौन कौन कांटेक्ट में आया है उन लोगों से, उसको ट्रेस करें और उनकी भी टेस्टिंग करें, और उनको भी अगर ज़रूरत हो तो क्वारंटाइन करें। और फिर चौथा जो है, जो लॉकडाउन जो आपने कहा, उसको जो है जहां तक कर सकते हैं आप करें, लेकिन कुछ जो SOPs हैं उस पर तो अमल करना ही चाहिए आपको। जैसे हर एक को मास्क जो है मैंडेटरी कर दें, अगर मास्क नहीं पहने हुए तो आपको दुकानों में जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मसाजिद के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बुनियादी चीज़ें हैं कुछ, और फिर एक डिस्टेंस के अंदर रखें। लॉकडाउन जो है, आप अगर कंप्लीट लॉकडाउन अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं सकते, जो करना चाहिए, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ SOPs के ऊपर सख्ती से अमल करवाएं, और जो लोग अमल नहीं कर रहे हो उनके खिलाफ एक्शन लें, ताकि इसको अगर हमने इस वक्त कंट्रोल नहीं किया तो आप देखेंगे अगले 4, 6, 8 हफ्ते में ये बहुत बड़ा एक, जैसे मैंने कहा, तूफान आ रहा है। अल्लाह हमको बचाए इससे, लेकिन ये जो है ये बहुत क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए कि हम इस मुसीबत से बचने के लिए जो भी इक़दाम कर सकते हैं वो करें। और ये जो सारा मुल्क में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मेल मिला रहे हैं, परवाह नहीं है उनको, ये जो है इससे बहुत ये तेज़ी से फैल सकता है, और एक बहुत बड़ी परसेंटेज इस मुल्क की इस वबा से मुतासर हो सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो आखिर में बारी साहब, अगेन इन SOPs में, और ख़ास तौर पे मैं रमज़ान के हवाले से बात करूँगा। रमज़ान में जो इबादत का सिलसिला होगा उसमें लेट से आपकी बात या किसी भी ऐसे शख्स की बात जो ये सजेस्ट कर रहा है कि घर में नमाज पढ़ रहे हैं तरावी के लिए, तो अब ये तमाम चीज़ें अगर फिर भी उसके बावजूद भी होती हैं तो सर नमाजियों की हिफाजत तो करना ज़रूरी है। तो सर ऐसे कौन से अमल हैं जो करने से मिनिमम रिस्क हो सकता है? मास्क पहन के जाना मस्जिद में या दस्ताने, कौन सी ऐसी मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं सर? देखिए, मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखें एक बात का ख्याल रखें कि हर गरीब आदमी भी जो है ना मास्क अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि दुनिया अपने कपड़े के मास्क बना लें, कागज़ के मास्क बना लें, ख़ुद अपने आप को, नाक को और मुंह को कवर करें। ये यहाँ की बात नहीं है, सिर्फ अमेरिका में भी लोग इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि डॉक्टरों को, मेरे साथी डॉक्टर वहाँ पर हैं, उनसे कहा गया था कि घर से आप कागज़ के मास्क बना के अपने चेहरे को कवर कर लें, एक निकाब आगे रख लें, ताकि आपकी जो ड्रॉपलेट्स ना जाए या किसी और के आपके साथ ना जाए। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा अताउर रहमान साहब से। इस मुल्क में इंशाअल्लाह भूख से कोई नहीं मरेगा। यहाँ पर पाकिस्तानी कौम लोग जोक दर जोक लोग वो भी राशन भी देंगे, लेकिन भूख से कोई नहीं मरेगा। लेकिन ये कोरोना अगर हमारे हाथ से निकल गया, अगर ये फैल गया, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे और फिर सड़कों पर लोग गिर रहे होंगे। मेरे सबसे इल्तिजा है कि जो हिदायत दी गई हैं, जो SOPs बनाई गई हैं,
उसके ऊपर अमल करें। बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, खुदा के लिए ना निकलें, अपने बड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके वालिदैन जो घर पे हैं, आप क्यों चाहते हैं कि आपको कल आप अफसोस करें कि मेरी वजह से, क्योंकि मैं बाहर गया था, कोरोना लेके आया और मेरे वालिदैन को उसका इफेक्ट हुआ और वो हम में नहीं रहे। खुदारा मेरी इल्तिजा है कि बिला ज़रूरत घर से मत निकलें, खुदा के लिए मत निकलें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपने वक्त दिया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फे के बाद ज़कात सदकात के पैसे कौन खर्च कर सकता है, कितने खर्च कर सकता है, बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, फंड्स खर्च करने के किसी अमल में शफाफियत नहीं नजर आ रही। हुकूमतें रिलीफ की मद में रकम खर्च कर रही हैं, लेकिन अब अरबों रुपए सूबों और वफाक के दरमियान कोई तरीकाकार दिखाई नहीं दे रहा। अदालत को क्या मालूम बैतुल माल क्या कर रहा है। ये रिमार्क्स कोरोना वायरस से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिए गए। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने हुकूमती इक़दामात पर सवाल उठा दिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि वफाक ने 9 अरब से जायद ज़कात जमा की, मुस्तहकीन तक रकम कैसे जाती है इसका कुछ नहीं बताया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बैतुल माल वालों ने अदालत में जवाब भी जमा नहीं कराया। अदालत को क्या मालूम बैतुल माल क्या कर रहा है। ज़कात का पैसा लोगों के TADA और बाहर के दौरे करवाने के लिए नहीं है। बैतुल माल का भी बड़ा हिस्सा इंतजामी उमूर पर खर्च होता है। मसला यह है कि किसी काम में शफाफियत नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ज़कात के पैसे दफ्तरी उमूर पर नहीं खर्च किए जा सकते। ज़कात का पैसा बैरून मुल्क दौरों के लिए नहीं होता। ज़कात फंड का सारा पैसा ऐसे ही खर्च करना है तो क्या फायदा। लोग मज़ारात पर मन्नतें मानते हैं तो वहां चीजें रख देते हैं और सदके के पैसे भी वहां जमा करवाते। मज़ारात के पैसों से अफसरान कैसे तनख्वाह ले सकते हैं। सदके के पैसे ऑफिसरों की तनख्वाहों पर कैसे लगाए जा सकते हैं। जिस मकसद के लिए ये पैसे आते हैं ये वहीं खर्च होने चाहिए। अदालत ने तहरीरी फैसले में इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय तलब की है कि क्या ज़कात और बैतुल माल के पैसे से इदारे की तनख्वाहें दी जा सकती हैं। क्या ज़कात और सदके की रकम से इदारे के दीगर अखराजात भी चलाए जा सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही हुकूमत पाकिस्तान ने ज़कात का निसाब भी जारी कर दिया। यकुम रमजान मुबारक को जिस किसी के बैंक अकाउंट में 46,329 रुपए या इससे ज्यादा रकम मौजूद हुई तो इस रकम का 2.5% बतौर ज़कात फंड काट लिया जाएगा। ये कटौती सिर्फ सेविंग्स अकाउंट से की जाएगी। फिर यह रकम मरकजी बैतुल माल में जमा कराई जाती है और यहां से जरूरतमंदों में तकसीम की जाती है। सूबाई सतह पर भी एक ज़कात काउंसिल होती है जो जिलाई ज़कात कमेटियों को फंड्स देती है। वहां से हर जिले की लोकल ज़कात कमेटियों तक फंड्स मुंतकिल किए जाते हैं जो इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया जाने वाला सवाल अहम है नाज़रीन कि क्या ज़कात और बैतुल माल के पैसे से इदारे की तनख्वाहें दी जा सकती हैं या दीगर अखराजात अदा किए जा सकते हैं। जवाब लेंगे समाजी कारकुन आलिया बर्नी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। दोनों का शुक्रिया। अशरफी साहब, जैसा कि ऑनरेबल जजेस ने कहा कि क्या ज़कात के पैसे, सदके के पैसे तनख्वाहों की मद में, बैरून मुल्क दौरों की मद में, TADA की मद में या इंतजामी अखराजात की मद में इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं, शरई राय क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, कुरान करीम में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, जो काम करने वाले हैं। अब हमारे यहाँ तो पहली बात तो ये है कि ये इख्तियार उनका नहीं है कि वो खुद उस पैसे में से खर्च करें। ये इख्तियार तो ज़कात लेने वाली वो रियासत है, रियासत का इख्तियार है कि वो तनख्वाह मुकर्रर कर दे, वो उनका कोई वजीफ़ा मुकर्रर कर दे। लेकिन हमारे यहाँ जिस अंदाज से लेविश लाइफ जो होती है अफसरान की, मेरा ख्याल है कि सदक़ात और ज़कात से इस अंदाज का इस्तेमाल जो है वो तो शरीयत इजाज़त नहीं देती। एक हद तक शरीयत इजाज़त देती है कि जो काम करने वाले हैं उनके लिए तो उससे तनख्वाहें निकाली जा सकती हैं या अखराजात निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर बैरूनी दौरे हैं और उन बैरूनी दौरों का मकसद ज़कात इकट्ठा करना नहीं है और जिनको ज़कात मिलनी है उनकी खिदमत नहीं है तो कतन इसकी इजाज़त नहीं देती है शरीयत। अच्छा, तो अल्लामा साहब ये भी बताइएगा, क्या ज़कात देने वाले के इल्म में लाना भी ज़रूरी होता है कि आपकी जो पैसे आप दे रहे हैं, जो भी आप माल दे रहे हैं ज़कात के तौर पे या सदके के तौर पे भी, उसमें से इतना हिस्सा या इतने फीसद हिस्सा
दफ्तरी उमूर पर खर्च होगा, क्या ये उसके नॉलेज में लाना, इल्म में लाना जरूरी है? नहीं, जब उसने ज़कात दे दी तो जिसको ज़कात दे दी अब उसका इख्तियार है कि वो कहाँ तसर्रुफ़ करता है। पहले तो ये है कि ज़कात देते हुए ये देखना चाहिए कि क्या ये इदारा जो है ये वाकई मुस्तहिक है। हमारे यहाँ बाज़ इदारे ऐसे हैं प्राइवेट जो हैं, गवर्नमेंट को तो आप छोड़ दें कि जो बड़ी बड़ी ज़कात लेते हैं, और जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जनाब 8-8, 10-10 लाख एमडी साहब की तनख्वाह, फलाने साहब की तनख्वाह, तो ये कैसे शरीयत इसकी इजाज़त देगी? जबकि जो आम वाकई ही सिर्फ ज़कात के मामलात पर मामूर है, उसकी तनख्वाह की तो बात हो सकती है या उसकी कोई सहूलत जो एक दायरे के अंदर हो। और लेकिन ये जो हमारा मिजाज है, जैसे आपने दौरों का कहा या बाकी चीज़ों का कहा जिसका उस एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, तो उसकी तो इजाज़त शरीयत नहीं देती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। आलिया साहब, आप समाजी कारकुन भी हैं और इस पूरे मैकेनिज्म का आप बड़ी बखूबी जायजा ले भी चुकी हैं, आपको इल्म भी है। तो क्या ये जो पैसे सदकात के लोग किसी समाजी रहनुमा को या किसी तंजीम को, किसी एनजीओ को जो पैसे देते हैं, तो उसके तमाम अखराजात एनजीओ के उन्हीं पैसों में से चलाए जा रहे होते हैं? और क्या देने वाले को इल्म होता है इस बात के कुछ परसेंटेज जो ज़रूरी दफातर के काम है, जो मैनेजमेंट के काम है, उसमें इस्तेमाल होंगे? जो भी अशरफी भाई ने बात की वो बिल्कुल मुनासिब कही कि हर चीज़ में एतदाल और बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों की, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर हमारे इदारे से लोगों को हम कानूनी मावनत देते हैं और वकील हमारे यहाँ होते हैं जो ऑन बोर्ड होते हैं, जो इस सारे निज़ाम को लेकर चलते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो वकील हैं उनकी सैलरीज भी निकाली जा रही होती है, लेकिन वो आवाम को, पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट वो केसेस हल कर कर दे रही होती है। और वो चार्जेस इतने नॉमिनल होते हैं, वो एक तरह से अगर कहना चाहिए कि कई जगहों पे वो वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं और कई जगहों पे उनको जाहिर है जो उनकी अपनी ज़रूरियात हैं उस हद तक उनकी मदद क्या है, वो उनकी जायज़ ज़रूरत है जिसको साथ लेके चला जा रहा होता है। लेकिन वो इदारे या वो जगहें जहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, जैसे मैं अगर अपने इदारे के हवाले से बात करूँ तो इसका प्रॉपर ऑडिट होता है, एवरी ईयर होता है। अगर इदारों का ऑडिट हो जाए तो फिर उसमें शफाफियत इतनी होती है कि फिर आपको खुद पता होगा कि कौन से पैसे किस मद में खर्च हो रहे हैं। और ऑडिट होना बहुत अच्छा भी है, बहुत ज़रूरी भी है। जब एनजीओज को इस तरह से बना दिया गया कि खुदरो पौधों की तरह वो उगने शुरू हो गए, जब एक ख़ास सीज़न आता है, जब जलजिला आ गया, जब सैलाब आ गया या कोई इस किस्म के मामलात, वो खुदरो पौधों की तरह, तो उनका ना वो ऑडिट होता है, वो कब आते हैं, वो कब बनते हैं, कब पनपते हैं, कब ये सारा पैसा लेते हैं अवाम से, कब उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, कब कहाँ चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बात यह है कि ये हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है कि एनजीओज में भी जो पैसे आते हैं उन पैसों का सारा इस्तेमाल देखा जाए। लेकिन जब हुकूमत के अपने ही पैसों का जब इस्तेमाल, आलिया साहबा, मैं कथा कलामी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं, मैं उनकी रोशनी में ये पूरा मौजू हमने रखा और बात इस पे हुई। अब वो फरमाते हैं कि ज़कात के पैसे दफ्तरी उमूर पर नहीं खर्च किए जा सकते, समाअत के दौरान ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स। अच्छा, तो अब दफ्तरी अमूर तो बड़े ज़रूरी अमूर होते हैं ना, उसमें ये होगा कि जो शख्स वहाँ बैठा होगा उसकी सैलरी होगी, उसकी बेसिक्स होंगी जो आप पूरे कर रहे होंगे। तो क्या इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें इन्हीं बात को अगर हम सही माना जाए तो फिर इसके अलावा कोई और ज़रिया होता है कि किसी भी एनजीओ, किसी भी समाजी तंजीम के जो तनख्वाहें हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, वो किसी और तरीके से अदा किए जा सकते हैं अगर यहाँ से ना कर सकें तो? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मैंने जैसे अगर वकीलों के हवाले से बात की, अगर वो अपना एक पार्ट टाइम यहाँ पर दे रहे होते हैं और अपने तौर पे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी खुद पैदा कर रहे होते हैं, उसमें कुछ हिस्सा वो यहाँ पर डाल रहे होते हैं। इसी तरह वो लोग जो इदारे चला रहे होते हैं, लेट सपोज अगर वो डॉक्टर्स हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने क्लिनिक्स भी चला रहे हैं, उन क्लिनिक्स के वो अलग, उनका एक प्रोफेशनल, उनका एक तरीक़ेकार है। उसके अलावा अगर वो किसी एनजीओ से वाबस्ता हैं तो वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मशरूत होती हैं, लेकिन बात यही है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप अपनी लिविंग अलग कमा रहे हैं और आप साथ में किसी इदारे को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अगर अपने हवाले से बात करूं तो मैं उन वकीलों को जो उनकी सैलरीज होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, वो नहीं पे कर ही नहीं सकते उस लेवल की। लेकिन अब जो ट्रांसपोर्ट शेल्टर से किसी औरत को लेकर आती है, इंतजामी उमूर चलाने के लिए जरूरी होता है। आलिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलामा साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।